गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप कि आप सब ठीक हो। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 10th के केमिस्ट्री पोर्शन के पहले चैप्टर के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। पहले लेक्चर में हमने ये देख लिया कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। उसी में हमने समझा था कि केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, जो हमने पढ़ा था केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में। ठीक है। लेक्चर नंबर 2 में हमने देख लिया कि जब एक केमिकल रिएक्शन होगी तो क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, बहुत सारी चेंजेस हमें देखने को मिली थी। ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं कि जब एक केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट कैसे पता चले, कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनकी फिजिकल स्टेट को। ऐसे क्या सिंबल्स होते हैं जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि केमिकल इक्वेशन जो हम लिखते हैं किसी भी रिएक्शन की, उसमें हमें यह भी पता चलता है कि हमारा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो है उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, क्या वो सॉलिड की फॉर्म में बन रहा है, गैस की फॉर्म में या लिक्विड की फॉर्म में। तो लेट्स स्टार्ट। सिंबल्स यूज्ड टू symbol used to identify the physical state of reactants and product। ऐसे क्या क्या सिंबल होते हैं जिनको हम यूज करते हैं, जिनकी वजह से हमें यह पता चल सके कि हमारे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट क्या है, कि वो सॉलिड की फॉर्म में प्रेजेंट है, लिक्विड की फॉर्म में प्रेजेंट है, अगर वो गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो तब कौन से हम सिंबल यूज करेंगे। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, हमारी बुक में कॉमन एग्जांपल है, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है। एरो के इस साइड आ गए रिएक्टेंट्स, एरो की साइड आ गए प्रोडक्ट। ठीक है। अब हमें यह कैसे पता चल सकता है कि मैग्नीशियम जो है किस फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट है, क्या सॉलिड की फॉर्म में प्रेजेंट है, क्या लिक्विड की फॉर्म में प्रेजेंट है, या वो गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ सिंबल्स यूज करते हैं। जैसे कि आप देखा होगा बुक्स में, इसके ब्रैकेट में एस लिखा होता है, ऑक्सीजन के ब्रैकेट में जी लिखा होता है, और MgO की ब्रैकेट में क्या लिखा होता है, एस लिखा होता है। ठीक है। तो इन्हीं सिंबल्स को आज हम समझते हैं कि इस एस का मतलब क्या है, जी का मतलब क्या है और एस का मतलब क्या है। यहां और भी सिंबल यहां पे यूज होंगे, आगे हम उनको देखेंगे। देखो, अगर किसी रिएक्टेंट या ब्रैकेट के साइड नीचे ब्रैकेट में, जैसे कि यहां पे एग्जांपल लेता हूं मैं Mg, और यहां पे साइड पे ब्रैकेट में लिखता हूं मैं S। इस S का मतलब क्या होता है, ये जो मैग्नीशियम है ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है, S रिप्रेजेंट करता है सॉलिड को। S किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉलिड को। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में दिख रहा है आपको H2O किस फॉर्म में है, यानी ब्रैकेट में इसके नीचे L लिखा हुआ है, तो ये L जो है ये रिप्रेजेंट करता है किस फॉर्म को, मैटर की किस फॉर्म को, लिक्विड फॉर्म को। ठीक है। अगर कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है, जैसे अभी हमने एग्जांपल ली थी, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, यहां पे S, यहां पे मैंने G लिखा था, और ये क्या बना रहा था, MgO, जो कि सॉलिड फॉर्म में था। यहां पे तो S रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, सॉलिड। मैग्नीशियम ऑक्साइड के ब्रैकेट में भी नीचे S है तो सॉलिड, या O2 के नीचे देखो ब्रैकेट में क्या है, G, तो ये G क्या रिप्रेजेंट करता है, गैस, यानी ये ऑक्सीजन यहां पे किस फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में। तो G से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, गैस को। ठीक है। लेकिन हमारे पास और भी सिंबल्स होते हैं। देखो यहीं पे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि जब हम जिंक को H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो यह बनाता है ZnSO4 प्लस
H2। यहां पे जिंक के ब्रैकेट में होता है S, यानी ये किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में। ठीक है। H2O जो होता है मोस्टली इस फॉर्म में एक्वस फॉर्म की होता है, एक्वस फॉर्म में। इसको समझेंगे हम थोड़ी देर बाद, ये एक्वस क्या होता है। ये भी सॉलिड की फॉर्म में बनता है। और यहां पे ये हाइड्रोजन जो है गैस की फॉर्म में बनती है। तो मुझे इसको कैसे लिखना चाहिए था? G। लेकिन बुक में अगर हम देखें तो G की जगह यहां पे ज्यादातर क्या वर्ड, क्या सिंबल यूज किया जाता है? G की जगह सिंबल यूज किया जाता है ऊपर की तरफ एरो। अब इस ऊपर की तरफ एरो का मतलब क्या है? यहां पे तो हाइड्रोजन जो है इन दी फॉर्म ऑफ गैस बन रही है, लेकिन ये ऊपर की तरफ एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? समझते हैं। देखो, अगर रिएक्टेंट वाली साइड कोई रिएक्टेंट जो है गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है वो वहां से रिलीज नहीं हो सकता है रिएक्शन से। वो क्या होगा? दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा, यानी ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहां पे आपस में रिएक्ट करेंगे ही करेंगे। तो जब कोई भी गैस रिएक्टेंट वाली साइड होगी, तो उसको हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर गैस जो है प्रोडक्ट वाली साइड बन रही है, तो प्रोडक्ट वाली साइड बनने का मतलब है अब ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। ये क्या करती है? जिस भी बीकर में हम वो केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं, ये गैस जो है उस बीकर से बाहर निकल जाती है। तो ये ऊपर की तरह एरो जो है ये रिप्रेजेंट होता है किस लिए? इसका मतलब होता है कि इस केमिकल रिएक्शन के दौरान यहां पे जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है, वो अब उस बीकर से, उस बर्तन से बाहर निकल गई जिस बीकर में ये केमिकल रिएक्शन हो रही थी। सिंपल। यानी अगर हमने प्रोडक्ट वाली साइड गैस को रिप्रेजेंट करना है तो हम एरो से करते हैं। रीजन क्या है? जी क्यों नहीं करते हैं? कभी कभी जी भी लिखा हो सकता है, लेकिन ज्यादातर हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ऊपर की तरफ एरो। ये ऊपर की तरफ एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या शो करता है हमें? इसका मतलब होता है ये गैस जो है अब उस केमिकल रिएक्शन के दौरान जो गैस बनी है, अब ये गैस उस बीकर से बाहर निकली है और एटमॉस्फेयर में चली गई है। यहां पे ये एटमॉस्फेयर में चली नहीं जा सकती है, क्योंकि अभी इसमें ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट हमेशा क्या करते हैं? आपस में रिएक्ट करते हैं। यहां पे ऑक्सीजन जो है मैग्नीशियम के साथ कंबाइन हो रही है, रिएक्ट हो रही है, तो यहां पे मैं ऊपर की तरफ एरो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। रीजन क्या है? अगर मैं ऊपर की तरफ एरो शो करूंगा, मतलब ये ऑक्सीजन जो है इस रिएक्शन से बाहर निकल गई। अगर ऑक्सीजन रिएक्शन से बाहर निकल गई तो मैग्नीशियम से कौन रिएक्ट करेगा? ठीक है। तो ये कुछ सिंबल्स होते हैं। सिंपल, अगर रिएक्टेंट वाली साइड गैस है तो उसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोडक्ट वाली साइड मोस्टली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एरो से। हां, अगर रिएक्शन और भी आगे होगी, यहां पे कुछ ऐसी रिएक्शंस भी होते हैं जो प्रोडक्ट बनने के बाद आपस में और रिएक्ट करके कुछ और चीज बनाती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट और नहीं, एसिड बेस वाले चैप्टर में है, यहां पे उस वक्त हम देख लेंगे। तो मोस्टली एरो क्या रिप्रेजेंट करता है कि यहां पे हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ गैस बनी थी, लेकिन ये गैस जो है रिएक्शन से अब बाहर निकल गई, कहां? एटमॉस्फेयर में। ठीक है। तो ये मतलब होता है, यानी इस एरो का मतलब क्या होता है? ये भी रिप्रेजेंट करता है गैस, लेकिन हम लिख सकते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी ये ऐसी गैस है जो अब रिएक्शन से बाहर निकल गई है। रिलीज ऑफ गैस। जी रिप्रेजेंट करता है सिंपल गैस को, अगर वो कंबाइन हो रही है, अगर प्रोडक्ट वाली साइड गैस बन रही है तो उसको हम ऊपर की तरफ एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब होता है कि ये गैस जो है अब रिएक्शन से बाहर निकल गई। ठीक है। अब यहां पे देखो, एक्वस, वर्ड एक्वस मैंने यूज किया है। अब समझते हैं जरा इस वर्ड एक्वस का मतलब क्या होता है। देखो, फॉर एग्जाम्पल NaCl लेता हूं मैं। ठीक है। NaCl, सोडियम क्लोराइड। हमें पता है यह हमारे पास किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में। जो नमक होता है हमारे घर में, ठीक है, इसको कॉमन साल्ट, टेबल साल्ट भी बोला जाता है। जब मैं इसको पानी में डिसॉल्व करूंगा, मान लो ये वाटर है, जब मैं NaCl को पानी में डिसॉल्व करूंगा तो ये इसके साथ डिसॉल्व हो जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर ये बनाता है। तो जब भी कोई साल्ट पानी में डिसॉल्व किया हुआ है, कोई साल्ट जब भी
पानी में डिसॉल्व किया हुआ है, या साल्ट या कोई एसिड या बेस भी, जब कोई भी चीज पानी में डिसॉल्व की गई है उस वक्त में इस NaCl को अब लिखूंगा क्या, ये NaCl मेरे पास अब यहां पे किस फॉर्म में है, NaCl अब किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में। एक्वस फॉर्म का मतलब क्या, देखो एक होता है लिक्विड, एक टर्म है एक्वस, एक किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्वस। लिक्विड का मतलब है कि जब मैं जैसे फॉर एग्जांपल इस NaCl को हीट करूंगा, हम बर्फ को हीट करते हैं तो वो किसमें आ जाता है, लिक्विड फॉर्म में। वैसे ही किसी भी सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो जब जितना उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है उतनी हीट मिलने के बाद वो सॉलिड किसमें आता है, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो जब मैं NaCl को अगर मैं हीट करूंगा तो जब ये लिक्विड की फॉर्म में मेरे पास आएगा, पिघल जाएगा, उस वक्त मैं लिख सकता हूं इसके ब्रैकेट में क्या, NaCl और ब्रैकेट में L। कब, लेकिन जब मैं इसको हीट करके लिक्विफाई करूंगा, क्या देके, हीट करके जब मैं इसको लिक्विड की फॉर्म में लाऊंगा तो तब उस वक्त मैं लिख सकता हूं NaCl के ब्रैकेट में L। यानी इस वक्त प्योर लिक्विड फॉर्म में, लेकिन प्योर फॉर्म में, अभी किसी के साथ मिक्स नहीं हुआ है। यहां पे मैं क्या करूंगा, सिर्फ साल्ट को पानी के अंदर डिसॉल्व कर रहा हूं। डिसॉल्व करने पे ये क्या बन रहा है, होमोजेनियस मिक्सचर बन रहा है, लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, तो इस वक्त वर्ड यूज होगा एक्वस। एक्वस वर्ड हम किसी भी सब्सटेंस के लिए तब यूज करते हैं जब वो किसमें डिसॉल्व हुआ होगा, पानी में। और लिक्विड वर्ड यूज कब करते हैं, जब उसको हीट करके किसमें लाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में। क्या इसको हम ला सकते हैं, हाँ ला सकते हैं, लेकिन NaCl का ऑलमोस्ट मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 800 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा। तो इतना टेम्परेचर हम कहां से लाएं, ठीक है, तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, लेबोरेटरीज वगैरह में हो सकता है। तो जब कोई सब्सटेंस हीट करके लिक्विड की फॉर्म में लाया जाएगा तो उस वक्त लिखेंगे उसके आगे ब्रैकेट में L। लेकिन जब उसी सब्सटेंस को पानी में डिसॉल्व करके लिक्विड की फॉर्म में लाया जाएगा तो उस वक्त वर्ड यूज होता है एक्वस। एक्वस का मतलब है ये NaCl किसमें डिसॉल्व है, पानी में डिसॉल्व है। तो जब किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के आगे ब्रैकेट में AQ लिखा होगा, मतलब ये AQ किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्वस फॉर्म को, जिसका मतलब क्या होता है, डिसॉल्व्ड इन, किसमें डिसॉल्व होता है, वाटर में, डिसॉल्व्ड इन वाटर। इसका मतलब क्या होता है, डिसॉल्व्ड इन वाटर। अगर सिंपल हीट करके लिक्विड में ला रहे हैं तो सिंपल L लिखेंगे। अगर पानी में डिसॉल्व करके उसको लिक्विड फॉर्म में ला रहे हैं तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा एक्वस। वैसे ही तो क्या क्या हमने पढ़ा, S किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉलिड को, ब्रैकेट में। L किसको रिप्रेजेंट करता है, प्योर लिक्विड फॉर्म को, ठीक है। G किसको रिप्रेजेंट करता है, गैस को। और ऊपर की तरफ एरो किसको रिप्रेजेंट करता है, रिलीज ऑफ गैस को। AQ किसको रिप्रेजेंट करता है, ब्रैकेट में एक्वस Q। एक्वस मतलब डिसॉल्व्ड इन किसमें, वाटर में। तो लास्ट टर्म है यहां पे PPT, प्रेसिपिटेशन, PPT, इसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डाउनवर्ड एरो। इसका मतलब अगर ब्रैकेट में डाउनवर्ड एरो है, अपवर्ड एरो है मतलब रिलीज ऑफ गैस। डाउनवर्ड एरो का कुछ और मतलब होता है, इसको हम PPT शॉर्ट में लिख सकते हैं। इसका नाम पूरा होता है प्रेसिपिटेट, ठीक है। जैसे मैंने कल एक एग्जांपल ली थी, जैसे कि NaSO4 सोडियम सल्फेट जब BaCl2 के साथ रिएक्ट करता है तो यहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के होने की वजह से क्या होगा, यहां पे ये बनेगा BaSO4, ठीक है, प्लस NaCl। यहां पे देखेंगे हम, ये सोडियम सल्फेट जो होता है इसके आगे AQ लिखा हुआ होता है, यानी ये सोडियम सल्फेट को सॉलिड की फॉर्म में था, लेकिन अब किसमें डिसॉल्व किया हुआ है, वाटर में डिसॉल्व किया है। यानी एक सॉल्यूशन बनाया किसका, NaCl को किसमें, सॉरी NaSO4 को किसमें डिसॉल्व किया है, वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है, ठीक है। BaCl2 के आगे भी होता है AQ,
यानी ये भी किसमें डिसॉल्व किया होता है, एक्वस फॉर्म में। तो जब हम दोनों एक्वस सॉल्यूशंस को हम रिएक्ट कराते हैं आपस में, हमारे पास BaSO4 और NaCl बनता है। NaCl जो है सॉल्यूशन की फॉर्म में बनता है, यानी एक्वस फॉर्म में बनता है, लेकिन ये जो BaSO4 होता है, बेरिलियम सल्फेट, ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। BaSO4 क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। तो अगर कोई चीज वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रही होगी तो वो क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल रिएक्शन हो रही थी, बाकी सारी चीजें लिक्विड में डिसॉल्व हो रही थी, वाटर में डिसॉल्व हो रही थी, लेकिन ये जो प्रोडक्ट बना हमारे पास एक BaSO4 नाम का, ये पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहा, ये इनसॉल्युबल इन वाटर है। तो ये हमें किस फॉर्म में मिलता है, ये छोटे छोटे सॉलिड के टुकड़ों की फॉर्म में हमें मिलता है, क्योंकि ये पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। पानी में जब डिसॉल्व नहीं होगा तो ये किस फॉर्म में आ जाता है, यहां पे सॉलिड की फॉर्म में दोबारा जमा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो अगर रिएक्शन के दौरान कोई ऐसा सॉलिड बन रहा है जो वाटर में इंसॉल्युबल है, जो वाटर में इंसॉल्युबल है, कोई ऐसा रिएक्शन के दौरान एक ऐसा सॉलिड बन रहा है जो वाटर में इंसॉल्युबल है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, जिसको हम डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डाउनवर्ड एरो से। तो इस प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, यानी इनसॉल्युबल इन वाटर, प्रोडक्ट वाली साइड एक ऐसा सॉलिड बनता है विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, तो इसको हम लिख सकते हैं इन सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, होप कि सबको पसंद आएगा। थैंक यू।